गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। हमारा जो 7वां लेसन है, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, इसमें जो हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था पहला, उसमें भूमिका पढ़ी थी। उस भूमिका में हमने देखा था भाई 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में क्या क्या जो सांस्कृतिक परंपराएं थी उनमें क्या क्या बदलाव आए थे। इसी के आगे हम जो अब आगे कुछ दिनों में हम इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे वो है भाई नवजागरण क्या है। ठीक है, नवजागरण का मतलब क्या होता है, ये शब्द कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका क्या अर्थ है, किन किन लोगों ने इसकी क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, फिर मानववाद क्या है, मानववाद का क्या अर्थ है, मानववाद से क्या क्या फ़ायदे हैं। फिर उसके बाद भी कला के बारे में, कलाओं का विकास कैसे हुआ, विभिन्न संस्कृतियों का विकास कैसे हुआ, और डिफरेंस मतलब अलग अलग प्रकार के जो लिटरेचर जो लिखे गए थे, साहित्य लिखे गए थे, और उनको जो लिखने वाले लोग थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो नवजागरण जो काल है, ठीक है, इसके क्या क्या शिल्पकार हुए हैं, कौन कौन इतिहासकार हुए हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे भाई यूरोप के अंदर जो मानववाद है या उसका किस प्रकार से प्रचार प्रसार हुआ, इटली के अंदर किस प्रकार से चेंजमेंट आया, ये सारे हम आगे इस लेसन में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आता है भाई नवजागरण का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो भाई जो नवजागरण है यानी रेनेसां, इसका शाब्दिक अर्थ है फिर से जागना, नए प्रकार से जागृत होना। नवजागरण का मतलब होता है नव मानी नया, और जागरण मतलब जागृत होना या सचेत होना या फिर से दोबारा से जागना। अंग्रेजी में इसके समान अर्थ में रिवर्थ व रिवाइवल शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है पुनर्जन्म व पुनरुत्थान। यानी नवजागरण के देखो फिर से जागना, दोबारा से जन्म लेना, दोबारा से उसका उत्थान होना, ये इसका मतलब यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है। अब है 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक हुए सांस्कृतिक परिवर्तनों के लिए रेनेसां शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने किया। यानी जब 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी यानी 300 वर्षों के अंदर जब काफ़ी परिवर्तन जब चल रहा था, परिवर्तन का जब दौर गुजर रहा था, सांस्कृतिक बदलाव आ रहे थे, तो सबसे पहले इस शब्द का यूज हुआ था रेनेसां। अब इसमें प्रश्न बनता है कि भाई नवजागरण के अंदर सबसे पहले जो रेनेसां शब्द का प्रयोग है वो किस शताब्दी के इतिहासकारों ने कहा था, तो वो है 19वीं शताब्दी के जो इतिहासकार हुए थे उन्होंने इसका नाम लिया था। अब इसमें स्विट्जरलैंड के इतिहासकार जैकब बर्कहार्ट कब से कब तक थे, 1818 से 1895 ईस्वी तक, यानी 1818 में इनका जन्म हुआ था, 1895 में ये मर गए थे, तो लगभग ये 85 साल, ठीक है, 85-87 साल के लगभग ये जिए थे, जैकब बर्कहार्ट। ठीक है, इन्होंने रेनेसां शब्द पर अत्यधिक बल दिया था। फिर इसके बाद 1960 ईस्वी में, यानी 1800, ये जो जैकब बर्कहार्ट थे इनके मरने के बाद भी काफ़ी दिन बाद 1960 ईस्वी में बर्कहार्ट की जो पुस्तक आई थी द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली, ये प्रकाशित हुई थी। बर्कहार्ट का मानना था कि इतिहास का सारोकार राजनीति की समान ही संस्कृति से भी होना चाहिए। यानी ये जो लेखक क्या मानते थे कि भाई जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, उसके अंदर विभिन्न शासक क्या थे, उनकी कैसी राजनीति थी, उन्होंने किस प्रकार से अपने राज्य के लिए क्या क्या काम किए थे। इसके अलावा ये कहते थे कि भाई किस पे होना चाहिए सारोकार, संस्कृति, यानी विभिन्न जो अलग अलग जो शताब्दियाँ थी उनमें संस्कृति किस प्रकार से रही थी उनका भी ध्यान देना चाहिए। इसलिए इन्होंने क्या किया, अपनी पुस्तक में पाठकों का ध्यान कला और साहित्य की ओर आकर्षित किया। उन्होंने रेनेसां काल में इटली में पनप रही मानववादी संस्कृति पर प्रकाश डाला। इटली क्या है, एक यूरोप का एक देश है, ठीक है, और उस टाइम में इटली के अंदर क्या पनप रही थी, मानववादी विचारधाराएं, मानववादी संस्कृति। तो उसी पर इन्होंने प्रकाश डाला है कि भाई जो मानववादी जो संस्कृति थी वो कैसे पनप रही थी, उसमें क्या था। तो मानववाद पर सबसे पहले इन्होंने ही प्रकाश डाला है। इतिहासकार जूल्स मिसिलेट ने रेनेसां नवजागरण के 2 पहलुओं पर ध्यान दिया है, बल दिया है। पहला क्या है, दुनिया की खोज, यानी मनुष्य की खोज, ठीक है, दुनिया की खोज। दूसरा क्या था, मनुष्य की खोज। 2 इन्होंने पुस्तक लिखी थी। दुनिया की खोज का अर्थ नई दुनिया, मतलब नई दुनिया में कौन कौन से देश थे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि की खोज है। यानी इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी थी भाई दुनिया की खोज, इसमें ये जो देश थे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, इनकी खोज इन्होंने की, मतलब इनकी जो खोज से संबंधित ये पुस्तक है।
इसके बाद मनुष्य की खोज का अर्थ धर्म के वर्चस्व को अस्वीकार कर मानव द्वारा स्वतंत्र वैज्ञानिक व तार्किक दृष्टि अपनाना है। यानी मनुष्य का खोज, यानी मनुष्य की किस प्रकार से खोज करी। दुनिया की खोज का मतलब तो है भाई दुनिया के अंदर भी कुछ देश हैं जो अपनी आर्थिक दृष्टि से काफी उभर करके आए थे। कौन थे? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। इसके बाद थी मनुष्य की खोज। तो मनुष्य की खोज का मतलब ये है कि भाई धर्म के जो बंधन थे, ठीक है, धर्म की जो बेड़ियां थी, उनमें जो लोग घुसे हुए थे, ठीक है भाई, सब मान रहे थे, उन परंपराओं को अपना रहे थे। इसके अलावा भी, ठीक है, जो मानव था वो स्वतंत्र वैज्ञानिक व तार्किक दृष्टि अपनाना, यानी जो लोग थे वो स्वतंत्र तरीके से बिना किसी दबाव के वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण जो रखते थे, यानी तर्क सहित लॉजिक्स के साथ और साइंटिफिक एविडेंस के साथ जो लोग मानते थे। आज भी विश्व के काफ़ी सारे देश हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। तो ये जो इतिहासकार जूल्स मिशेलेट है, इन्होंने दो पहलुओं पे बल दिया था नवजागरण के अंदर। नवजागरण का मतलब है पुनरुत्थान जीवन का, ठीक है। तो इसमें दुनिया की खोज और मनुष्य की खोज जो पुस्तक लिखी थी, इसमें इसने इन्होंने इनका मतलब समझाया है। फिर है इतिहास J.E. स्वेन के अनुसार रेनेसां में एक ऐसे सामूहिक शब्द का बोध होता है जिसमें मध्य युग की समाप्ति और आधुनिक युग के आरंभ तक के बौद्धिक परिवर्तन का समावेश है। फिर जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में पुनर्जागरण असल में विद्या का पुनर्जन्म था जिसमें कला, विज्ञान, साहित्य और यूरोपीय भाषाओं की तरक्की हुई है। नेहरू जी क्या कह रहे हैं कि पुनरुत्थान जो है वो असल में क्या था? विद्या का पुनर्जन्म था। यानी जो विद्या का मतलब है ज्ञान से भी है, जिसमें कला, विज्ञान, साहित्य और यूरोपीय भाषाओं की तरक्की हुई थी। अब इसमें देखो जो हमने आज पढ़ा है, ये देखा है कि नवजागरण क्या है, इसका अर्थ और परिभाषा क्या है। इसका सीधा सा अर्थ था भी फिर से जागना, पुनर्जन्म या पुनरुत्थान। इसके बाद कुछ जो लेखक हुए हैं, ठीक है, इतिहासकार हुए हैं, जैसे कि जैकब बर्कहार्ट, इन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी थी। इसके बाद कुछ ये जैसे इतिहासकार थे भाई जूल्स मिशेलेट। तो इसमें एक चीज़ नोटिस करना है आपको कि कोई भी इतिहासकार अपनी किसी भी चीज़ की डेफिनेशन बताता है, उसकी व्याख्या करता है, तो वो किस में होती है? इन्वर्टेड कोमाज में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इतिहासकार J.E. स्वेन ने इसकी परिभाषा दी है वो ये है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर। फिर इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने जो दी है वो ये है। तो ये चीज़ें आपको डिक्टो शब्द टू शब्द याद करनी है, यानी इनमें हम शब्द चेंज नहीं कर सकते। जो इन्वर्टेड कोमाज में जो इनकी परिभाषा है, इनमें हम शब्द चेंज नहीं कर सकते। अब है इटली नगरों का पुनरुत्थान, यानी इटली के जो नगर थे उनका पुनरुत्थान कैसे हुआ, उनका दोबारा से उनका विकास किस प्रकार से हुआ, ये हम कल पढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ नवजागरण का अर्थ क्या होता है, किन किन इतिहासकारों ने उसके बारे में क्या क्या परिभाषा दी है, किन्होंने सर्वप्रथम उस शब्द का प्रयोग किया है, ये हमने आज पढ़ा है। तो छोटा सा हिस्सा था इसका, लेकिन इसको आप दोबारा से पढ़ो, ठीक है। और कल हम पढ़ेंगे इटली के नगरों का पुनरुत्थान।